नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, पप्पू सिंह प्रजापत की बुक का 7th चैप्टर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला एवं स्थापत्य। तो यह रहा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन है। तो इसमें से सही कथन कौन सा है वो हमें बताना है। तो ए ऑप्शन, तो ऑप्शन है अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो ये गलत है, 10वें वर्ष नहीं 20वें वर्ष की थी। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। अशोक का 7वां शिलालेख सभी संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता का अभिवचन किया, वकालत किया गया है। तो ये बात सत्य है। रुमनदेही स्थित अभिलेख में अशोक की बोध गया तीर्थ यात्रा का गुणगान किया गया है। तो ये बात भी गलत है। पृथक शिलालेख भिक्षु और भिक्षुणियों को निष्कासन के लिए आगाह करता है यदि वे संघ में विघटन का प्रयास करें। तो ये बात है जो सत्य है। निगलवा सागर अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि अशोक अपने शासनकाल के 15वें वर्ष कोणकमान स्तूप का भ्रमण किया। तो ये बात भी सत्य है। तो बे दे और ये 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या, व्रत शिलालेख 8 के अनुसार शासनकाल के 10वें वर्ष अशोक ने संबोधि बोध गया की यात्रा की। अशोक का 7वां व 12वां व्रत शिलालेख सभी संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता का अभिवचन करता है। रुमनदेही लघु स्तंभ लेख में अशोक द्वारा 20वें वर्ष लुम्बिनी यात्रा का वर्णन है। निगलवा सागर लघु स्तंभ लेख में उल्लेख है कि अशोक ने राज्याभिषेक के 14 वर्ष बाद यानी 15वें वर्ष यहाँ स्थित कनक भूमि स्तूप का संवर्धन कर दुगने आकार का कर दिया। सांची, सारनाथ एवं कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में संघ भेद रोकने संबंधी धर्मोपदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सत्र पद का उपयोग इनमें से किसके लिए होता था। तो सत्र पद का जो उपयोग है वो किसके लिए होता था। ऑप्शन है सहायक परिवार से संबंधित अधिकारियों का विशिष्ट वर्ग। ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों का समृद्ध समूह जो युद्ध के अस्त्रों का व्यापार करता था। ऑप्शन नंबर सी सभा या समिति का सदस्य जो परिषद के सत्रों का आयोजन करते थे। या ऑप्शन नंबर डी गुप्तचरों का एक विशेष वर्ग जिसमें अनाथों का बचपन से ही कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये जो राइट होगा। सत्र पद का उपयोग गुप्तचरों का एक विशेष वर्ग जिनमें अनाथों का बचपन से ही कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष गुप्तचर का उल्लेख है। 1 नंबर संस्था, एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेयिक व तापस। इस कोटि के गुप्तचरों के विभिन्न प्रकार हैं। दूसरा प्रकार संचारा, भ्रमणशील गुप्तचर को संचारा कहा गया। सत्री, सत्र, तीक्ष्ण, शरद परिवार जी का इस कोटि के गुप्तचरों के विभिन्न प्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त उपवास शब्दावली निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करती है। तो उपवास शब्दावली जो काश्तकार का की ओर जो संकेत करती है। व्याख्या, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ट, जुती हुई, आकृष्ट, बिना जुती हुई, स्थल, ऊंची भूमि आदि अनेक भूमि का उल्लेख किया है। एदेव मात्रक भूमि वह भूमि होती थी जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी। चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक भूस्वामी को कहते थे तथा उपवास काश्तकार होता था। सीता राज के भूमि से होने वाली आय, भाग, उपज का हिस्सा, प्रणय, आपातकालीन कर और हिरण्य अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधियां अशोक के लिए प्राय प्रयुक्त होती थी। तो इनमें से 5 उपाधियों के नाम दे रखे हैं। देवनाम प्रिय, चक्रवर्ती, आर्यपुत्र, महासम्मत और देवपुत्र। तो इनमें से अशोक के लिए कौन कौन सी उपाधियों का जो प्रयोग होता था। अशोक एक चक्रवर्ती का और दूसरा जो महासम्मत का। तो बे और दे जो इसका राइट आंसर होगा। बे और दे ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या, मास की उद्यगोलम, निठुर तथा गुर्जरा से प्राप्त लघु शिलालेख संख्या 1 में अशोक का नाम व्यक्तिगत नाम मिलता है। कनकहली से प्राप्त लेख में अशोक नाम मिलता है। इसके बाद महावस्तु जो संस्कृत में का रचना काल आता है। यद्यपि यह दीर्घ निकाय के 300 वर्षों के बाद की रचना है। इसमें मानव जीवन के आदर्शों का उल्लेख है और फिर पतनावस्था का जिनमें अनेक करार के आधार पर परिवार और संपत्ति की स्थापना की गई है। यहाँ राजा को महासम्मत कहा गया तथा उसका निर्वाचन हुआ है।
ऐसा ही उल्लेख महामात्रों के संबंध में अशोक के अभिलेखों में किया गया है। ऐसा करने से उसकी उपाधि महासम्मत की सार्थकता स्पष्ट होती है। इसकी दो अन्य उपाधियां मूर्धाभिषिक्त तथा जनपद स्थाम्रवीर्य प्राप्त हुई है। इसी परिप्रेक्ष्य में अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है। नोट: अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसके लिए दो उपाधियां प्रयुक्त हुई है, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। भारतीय इतिहास में अशोक के 13वें शैल धर्मदेश को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें उसकी धम्म यात्रा का उल्लेख है। इसमें उसके समकालीन भारतीय राजाओं के नामों का उल्लेख है। इसमें यूनानी राजाओं के नामों का उल्लेख है। और ऑप्शन नंबर 4, इसमें यह घोषणा की गई है कि राजा अशोक बौद्ध भिक्षु बन गए। तो इसका जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा। यूनानी राजाओं के नामों का जो उल्लेख है अशोक के 13वें शैल धर्मदेश में। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध तथा पश्चाताप का वर्णन, धम्म विजय साधारण विजय से अधिक कल्याणकारी 600 योजन तक धम्म विजय, जिसमें 5 विदेशी यन राजा एंटियोकस, टोलेमी, एंटिगोनस, मेगस, अलेक्जेंडर, दक्षिण के सीमांत राज्यों चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी साम्राज्य के अंतर्गत विद्यमान यवन, कंबोज नामक नाम पंक्तियों, भोजो, पितनिको, आंध्रो, पुलिंदो में हर जगह मेरे धर्म के आदेशों की पालना होती है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ 2 सूचियां दी गई है, उन दोनों सूचियों का जो मिलान करना है। सूची 1 में ए नंबर अशोक का वृद्ध शिलालेख 5 है। तो अशोक के वृद्ध शिलालेख 5 में जो उल्लेख मिलता है उसमें मिलता है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक का वृद्ध शिलालेख संख्या 6, वृद्ध शिलालेख संख्या 6 में राजत्व सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। वृद्ध शिलालेख संख्या 7 है जिसमें अन्य संप्रदायों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है। और वृद्ध शिलालेख संख्या 8 में अशोक की धार्मिक यात्राओं का जो वर्णन मिलता है। तो इस हिसाब से इसका जो 3 नंबर ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। ए में 3, बे में 1, से में 4 और दे में 2। अशोक का वृद्ध शिलालेख संख्या 5, इसमें अशोक के धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक का वृद्ध शिलालेख संख्या 6 में राजत्व का सिद्धांत। अशोक का वृद्ध शिलालेख संख्या 7 में अन्य संप्रदायों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता। और अशोक के वृद्ध शिलालेख संख्या 8 में अशोक की धार्मिक यात्राओं का जो उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़े और इसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कलिंग विजय पर ईश्वर के परम प्रिय को पश्चाताप हुआ। एक स्वतंत्र देश पर विजय प्राप्त करने के लिए लोगों की हत्या, मृत्यु और निर्वासन ईश्वर के परम प्रिय को अत्यंत पीड़ा देती है और उसके मन पर गहरा प्रभाव डालती है। जो बात ईश्वर के परम प्रिय के लिए और अधिक खेदजनक है वह यह कि जो वहां निवास करते थे, चाहे वे ब्राह्मण, शर्मण अथवा अन्य संप्रदायों के लोग अथवा गृहस्थ, जो अपने शिक्षकों के प्रति आदर भाव और अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और अपने मित्रों, परिचितों, सहकर्मियों, संबंधियों, दासों और नौकरों के प्रति समर्पित भाव रखते हैं, वे सभी हिंसा, हत्या और अपने परिजनों से अलगाव का दंश झेलते हैं। आज यदि मारे गए अथवा विस्थापित लोगों का सौंपा अथवा हजारवां भाग भी कलिंग विजय से उसी तरह प्रभावित हुआ तो यह ईश्वर के परम प्रिय के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। ईश्वर के परम प्रिय धम्म द्वारा प्राप्त विजय को सर्वश्रेष्ठ विजय मानते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो है, किस प्रमुख शिलालेख में अशोक के धम्म का वर्णन किया गया? तो अशोक के वृद्ध शिलालेख संख्या 8 में जो धम्म का उल्लेख मिलता है। अशोक ने अपने 11वें वृद्ध शिलालेख में उल्लेख किया है कि धम्म दान साधारण दान से उत्तम, साधारण मित्रता में धम्म मित्रता उत्तम है, साधारण संबंधों में धम्म संबंध उत्तम है। 5वें शिलालेख में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया है। यह कार्य अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल के दौरान कलिंग क्षेत्र किस प्रांत के अंतर्गत आता था? तो कलिंग क्षेत्र जो तोसली प्रांत के अंतर्गत आता था। 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त वर्णित अशोक के कलिंग विजय से संबंधित अवतरण किस शिलालेख से संबंधित है? तो 13वें वृद्ध शिलालेख से संबंधित है। अशोक ने अपनी व्यक्तिगत आस्था के रूप में बौद्ध धर्म अंगीकार किया, जिसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन है जो बाबरू बेराट शिलालेख में मिलता है। बाबरू बेराट शिलालेख जयपुर स्थित बेराट में बिज्जक की पहाड़ी से 1837 में कैप्टन बर्ट ने
अशोक के 2 प्रस्तर लेखों की खोज की। कनिगम ने इसे कलकत्ता संग्रहालय में रखवाया। इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा त्रिरत्नों बुद्ध धम्म और संघ का उल्लेख और 7 महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की सूची मिलती है। संभवतः यह लेख पुरोहितों को संबोधित है। अशोक की व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म में आस्था का सबसे प्रबल प्रमाण यही लेख माना जाता है। अशोक ने सांस्कृतिक विजय के पक्ष में भौतिक कब्जे की नीति को त्याग दिया। इन दोनों को कहा जाता है तो इनको बेरी घोष और धम्म घोष कहा गया। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं कहता है कि किम यू चू धमे। अपने दूसरे तथा 7वें शिलालेख के माध्यम से वह इसका उत्तर भी देता है। अपासीन में बहु के आने दया दाने सचे साचे माधवे साधवे च, अर्थात पाप कम करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में शुद्धता तथा साधुता बनाए रखना जैसे तत्व अशोक के धम्म में शामिल है। भेरी घोष का शाब्दिक अर्थ युद्ध नीति से होता है। इसी भेरी घोष ने अशोक को कलिंग पर युद्ध करने के लिए प्रेरणा दिया था। उसने कलिंग युद्ध के बाद भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष मुख्य अभिलेखक 4 की बात करता है। सम्राट की इस घोषणा से प्रभावित होकर शिकारी तथा मछुआरों ने भी शिकार करना बंद कर दिया था। सर एकुना द्विभाषिक लेख में इसका जो उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर अशोक का राज्यकाल, चंद्रगुप्त मौर्य का पदारोहण, मकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य का अंत और मगध के शासकों द्वारा सत्ता का सुदृढ़ीकरण का जो दिया गया। इनको व्यवस्थित क्रम में करना है, जो पहले कौन सा आएगा और उसके बाद में क्या आएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले आएगा मगध के शासकों द्वारा सत्ता का सुदृढ़ीकरण करना। इसके पश्चात मकदूनिया के पर सिकंदर का जो आक्रमण है। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का पदारोहण। इसके बाद अशोक का राज्यकाल और सबसे अंत में जो आएगा वो मौर्य साम्राज्य का अंत आएगा। तो यह स ब ए और द 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सही कालक्रम इस प्रकार है। मगध राज्य का विस्तार वर्तमान बिहार के दक्षिणी में था। मगध साम्राज्यवाद की दौड़ में सबसे आगे रहा। मगध की राजनीतिक सर्वोच्चता की प्राप्ति को पुराण, बौद्ध व जैन ग्रंथों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर रेखांकित किया गया है। मगध राज्य के सुदृढ़ीकरण में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश ने इसका विस्तार किया तथा इसकी सत्ता की सर्वश्रेष्ठ बनाया। सिकंदर मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप का पुत्र था। भारत पर इसका आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ और कुछ भारतीयों की वजह से वह सफल रहा, लेकिन मगध की शक्ति के आगे वह आगे नहीं बढ़ पाया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक धनानंद को मारकर मगध पर एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसका नाम मौर्य वंश पड़ा। मौर्य वंश का अति महान शासक अशोक हुआ, जिसका राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन वास्तविक सत्ता 269 ईसा पूर्व से आरंभ हुई। मौर्य वंश में अनेक शासकों ने इसको काफी विस्तारित किया। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। इसके साथ ही इसके विघटन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धदत्त की हत्या 185-84 ईसा पूर्व में करके शुंग वंश की स्थापना हो गई, जिसका संस्थापक वृद्धदत्त का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर जो है है 5 कथन दे रखे हैं और इनमें से पूछा है कि कौन से कथन है जो सही है। कथन है मास की व गुर्जरा लघु शिलालेख के अतिरिक्त अशोक उल्लेख अन्य सभी अभिलेखों में देवनाम पीरे व पियदसी के रूप में किया गया है। तो ये कथन है जो सही है। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के कारण उत्पन्न कष्टों के प्रति वास्तविक पश्चाताप को व्यक्त किया, तो ये बात भी सही है। अरेमाइक लिपि वाले अशोक के अभिलेख तक्षशिला व जलालाबाद में पाए गए, तो ये बात भी है जो सही है। अशोक को पुरुगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया, तो अशोक को पुरुगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं किया था, तो ये कथन है जो असत्य है। यूनानी अर्थात ग्रीक व अरेमाइक में लिखित अशोक का एक द्विभाषिक अभिलेख मैसूर स्थित कोपबल तालुक के गावी मठ एवं पलकी गुंडू से पाए गए हैं, तो ये बात भी है जो असत्य है। तो ए, बे और से
3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो है सिकंदर की मृत्यु, गौतमी पुत्र ने नहपान को हराया एवं उसकी हत्या कर दी, अशोक का राज्याभिषेक, अजात शत्रु का लिच्छवियों के साथ युद्ध और सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध। तो इनको सब जो कालक्रम में इनकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं का जो कालक्रम वो है जो इस प्रकार से है। अजात शत्रु का लिच्छवियों के साथ युद्ध, ये सबसे पहले आएगा 484 से 468 ईसा पूर्व लगभग। उसके पश्चात दूसरे नंबर पर जो आएगा वो आएगा सिकंदर व पोरस के मध्य युद्ध 326 ईसा पूर्व। तीसरे नंबर पर सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व। चौथे नंबर पर अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व। और पांचवें नंबर पर गौतमी पुत्र ने नहपान को हराया एवं उसकी हत्या की। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो एक नंबर हो जाएगा द, ये, ए, से और बे। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख की कॉपी कटोरे पर उत्कीर्ण पाई गई है? तो 7वें शिलालेख की जो प्रति है वो एक कटोरे पर उत्कीर्ण मिली है। अशोक के द्वारा 7वें शिलालेख में लोगों को धम्म श्रावण के संदेश दिए गए हैं। सभी संप्रदायों के लोग सभी जगह निवास करें, क्योंकि सभी आत्म संयम, आत्म नियंत्रण एवं आत्म शुद्धि, मत की पवित्रता चाहते हैं। निम्नलिखित में से किन मौर्य शासकों ने आजीविकों के लिए गुहा दान दिया? तो इसमें जो है अशोक ने और दशरथ ने आजीविकों के लिए गुहा दान किए थे। यहाँ पर दो सूची दी गई है और दोनों सूचियों को जो सुमेलित करना है। तो एक तरफ देश के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ है जो धर्म प्रचारक दे रखे हैं। तो गांधार देश में जो धर्म प्रचारक गए थे वो गए थे मंजतिक, और यवन देश में जो धर्म प्रचारक गए थे वो गए थे महारक्षित। सुवर्ण भूमि के अंदर सोन व उत्तर और अपरांत में यवन धर्म रक्षित जो धर्म प्रचार करने के लिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2 नंबर, ए में 3, बे में 4, से में 2 और द में 1। निम्नलिखित वैष्णव विभूतियों को तिथि कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर 4 जो है वैष्णव धर्म के संतों का नाम दे रखा है, आचार्यों का नाम दे रखा है, नाथ मुनि, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और वेदांत देशिक। तो इसमें जो सबसे प्राचीन, सबसे पहले जो आचार्य थे वो थे नाथ मुनि, उनके पश्चात रामानुजाचार्य, उसके पश्चात वेदांत देशिक और सबसे अंत में जो आते हैं वो वल्लभाचार्य आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अशोक के समकालीन मैसिडोनिया का राजा कौन था? तो अशोक के समकालीन मैसिडोनिया का जो राजा था वो अलेक्जेंडर था। निम्नलिखित में से कौन अशोक की प्रशासनिक नीति का अंग नहीं था? अंग नहीं था ये पूछा है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार ये प्रशासनिक नीति नहीं, धार्मिक नीति का अंग था। अशोक के किस प्रमुख शिलालेख ने स्पष्ट रूप से प्रशासन के कुशल संगठन के महत्व पर जोर दिया? तो 6ठे शिलालेख में प्रशासन के कुशल संगठन का उल्लेख मिलता है। अपने 6ठे वृत्त शिलालेख में अशोक ने प्रतिवेदकों को स्पष्ट आदेश दिया कि चाहे वह कहीं भी हो, चाहे खाना खा रहा हो, अंतपुर में हो, गौशाला में हो, पालकी में हो, बगीचे में हो, प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों की सूचना दे। सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ ताकि मैं प्रजा ऋण से मुक्त हो जाऊं। यह धम्म लेख इसलिए लिखवाए गए हैं ताकि यह चिर स्थायी रहे। वह मेरे पुत्र, पौत्र व परपौत्र सभी प्रजा के कल्याण इसी प्रकार उद्यम करें। सारनाथ के अतिरिक्त अशोक के कौन से स्तंभ सिंह शीर्ष युक्त हैं? तो सारनाथ के अलावा जो वैशाली स्तंभ, लोरिया नंदन स्तंभ और सांची स्तंभ जो है उनके जो शीर्ष है वो सिंह युक्त है। तो ए, बे और से, ए, बे और से 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? शीर्ष पर हाथी स्थापित जो है वो संकिसा स्तंभ में है। कोल्हुआ बखिया बसाट वैशाली में एक सिंह है। रामपुरा स्तंभ लेख जो बिहार में है उसके शीर्ष पर भी एक सिंह है। रामपुरा स्तंभ लेख लेख विहीन, इसके शीर्ष पर एक वृषभ आकृति है। लोरिया नंदनगढ़ बिहार में, इसमें एक शीर्ष पर एक सिंह की आकृति है जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। संकिसा या संकास उत्तर प्रदेश, इसमें हाथी गज शीर्ष वाला ये एकमात्र स्तंभ है।
सिंह के और वृषभ के अनेक मिल जाएंगे, लेकिन गज शीर्ष का जो स्तंभ लेख है वो सिर्फ एकमात्र संकिसा या संकास्य है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांची जो भोपाल में, यहाँ पर 4 सिंह, एक अश्व सबसे छोटा स्तंभ लेख है। सारनाथ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 4 सिंह जो स्तंभों का सिरमौर कहा गया है सारनाथ स्तंभ को। सारनाथ स्तंभ के फलक चौकी वाले भाग पर चारों दिशाओं में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज में क्रमशः 4 महा आजनेय पशु गज, बैल, अश्व और सिंह की आकृतियां अंकित है। वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा में क्रमशः हाथी, सिंह, घोड़ा और वृषभ होगा। ये जो इस प्रकार का, एक तरफ हाथी, एक तरफ सिंह, घोड़ा और वृषभ, ये 4 आकृतियां हैं जो इस स्तंभ लेख पर अंकित है। अशोक के 8वें वृद्ध शिलालेख के अनुसार निम्न में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई थी? तो 8वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने जो बोध गया की यात्रा की थी, और बोध गया की यात्रा अपने शासन काल के 10वें वर्ष में की थी। अशोक के 8वें वृद्ध शिलालेख के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष बिहार यात्रा आखेट के स्थान पर धम्म यात्रा की शुरुआत की, जिसमें ब्राह्मणों, सन्यासियों तथा लोगों से मिलना, धर्म वार्ता करना एवं धर्म संबंधी प्रश्नों का जवाब दिया जाता था। इस वृद्ध शिलालेख के अनुसार अशोक ने इस प्रकार की धम्म यात्रा बोध गया हेतु की थी। नोट: रुमनदेही लघु स्तंभ लेख के अनुसार अशोक ने शासन के 20वें वर्ष इस स्थान पर धर्म की या धम्म की यात्रा की थी तथा उनके द्वारा लुम्बिनी के भूमि कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था एवं धार्मिक कर उद्बलिक से पूर्णतः मुक्त कर दिया। अशोक के सभी अभिलेखों, स्तंभों, लेखों का विषय प्रशासनिक था। केवल रुमनदेही लेख का विषय आर्थिक था, क्योंकि इसमें मौर्यकालीन कर नीति की जानकारी मिलती है। रुमनदेही लेख में बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया। निगिलवा निगाली सागर लघु स्तंभ लेख के अनुसार अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कनक मुनि स्तूप को दूसरी बार संवर्धित करवाया तथा 20वें वर्ष में कनक मुनि की धम्म यात्रा की थी। निगिलवा स्तंभ लेख में बुद्ध को कनक मुनि कहा गया। रुमनदेही व निगिलवा सागर को स्मृति लेख कहा जाता है। दोनों की खोज 1895-96 ईस्वी में एलोइस एंटन फ्यूहरर ने की थी। कंगनहली की खुदाई में किस राजा की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो कंगनहली की खुदाई में अशोक की जो एक प्रस्तर पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा नामक स्थान पर भीमा नदी के किनारे स्थित है। 1994-95 में केपी पुनाचा की अगुवाई में खुदाई का कार्य आरंभ किया गया। यहाँ एक प्राचीन बौद्ध केंद्र था। यहाँ से एक स्तूप, 60 सातवाहन कालीन सिक्के तथा एक राजा जो संभवतः रानी की टूटी हुई मूर्ति जिसमें वे महिला सहायिकाओं से घिरे नजर आ रहे हैं। इस पर अंकित शिलालेख में रानियों अशोक, राजा अशोक लिखा हुआ है। कंगनहली स्तूप में अशोक के अलावा शाही परिवार के सदस्यों की आकृतियां मिली थी। एक चित्र में सातवाहन राजा वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी को दूसरे राजवंश के राजा को उज्जैन शहर भेंट करते दिखाया गया। यहाँ से प्राप्त सम्राट मौर्य अशोक की ये अब तट की एकमात्र प्रामाणिक मूर्ति मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें सुमेलित कौन सा नहीं है वो पूछा है। समाहर्ता राजस्व, ये बात सही है। व्यवहारिक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, तो ये बात है जो गलत है। प्रशासता, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला, ये भी सही है। और देवारिक, राजमहल की देखरेख, ये भी सही है। तो बे नंबर ऑप्शन है जो इसका असत्य कथन हो जाएगा। मौर्यकालीन में व्यवहारिक जो है धर्म स्तरीय दीवानी सिविल न्यायालय का न्यायाधीश होता था, जबकि प्रतिष्ठा फौजदारी क्रिमिनल कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश होता था। शेष सभी विकल्प सही सुमेलित है। मौर्यकालीन मुद्रा का क्या नाम था? मौर्यकालीन जो मुद्रा चलती थी उसे पण कहा गया। सांची के वृद्ध स्तूप का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ। मौर्य प्रशासन किन ग्रंथों में चर्चा की गई है? तो मौर्य प्रशासन की जो चर्चा है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। मनुस्मृति में, कलहण की राजतरंगिणी में और पंतजलि के महाभाष्य में इसका उल्लेख नहीं है। तो ये केवल और केवल कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही मौर्य प्रशासन के जानकारी मिलती है।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत है। पतंजलि कृत महाभाष्य में चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय स्थलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोमस ऋषि गुफा बिहार में है, तो ये बात सत्य है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है, तो ये बात भी सत्य है। तो ए और बे दोनों है जो सत्य है। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पूछा इनमें से सत्य कौन सा है, तो सत्य जो है वो केवल और केवल स है जो सत्य है। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित है। बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं है। भारत के प्राचीनतम गुफाएं भीमबेटका की मानी जाती है। अशोक स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा पशु है जो चित्रित नहीं है, तो अशोक के स्तंभों में वृषभ मिलता है, हाथी, अश्व, सिंह, इन सब के चित्र चित्रित मिलते हैं, लेकिन बाघ का कहीं भी चित्र चित्रित नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ 2 सूचियां दी गई है, इन दोनों सूचियों का जो मिलान करना है। पोतवा अध्यक्ष जो है बाट व माप का मुख्य नियंत्रक होता था। सूत्रा अध्यक्ष मुख्य कपड़ा आयुक्त है। नवा अध्यक्ष जो होता है वो मुख्य नौ परिवहन नियंत्रक, और सित्ता अध्यक्ष राजभूमि का प्रमुख अधीक्षक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2 नंबर। ए में 1, बे में 2, से में 4 और दे में जो 3। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार टकसाल का मुख्य अधीक्षक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो टकसाल का मुख्य अधीक्षक वो है लक्षणा अध्यक्ष। 2 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चंद्रगुप्त की ओर से नंद के मंत्री पर विजय पाने के लिए चाणक्य के युक्ति चालन दांव के इर्द गिर्द घूमता है, तो मुद्रा राक्षस। 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस गुफा का उत्कीर्णन मौर्य काल के दौरान हुआ था, तो मौर्य काल के दौरान लोमस ऋषि गुफा का उत्कीर्णन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पाषाण मूर्तियां मौर्य काल से संबंधित है, तो परखम यक्ष की और दीदारगंज पक्षी की, ये दोनों जो है मूर्तियां ये मौर्य काल से संबंधित मूर्तियां हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन ए और दे जो दोनों सत्य है। मौर्यकालीन प्रतिमाएं मथुरा के परखम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष, दीदारगंज पटना से प्राप्त चामर ग्राहिणी यक्षिम प्रतिमा, लोहानीपुर पटना से प्राप्त जैन दिगंबरों या तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के धड़, कंगनहल्ली कर्नाटक से प्राप्त अशोक की प्रस्तर प्रतिमा, धौली व कालसी के गज। निम्नलिखित में से अशोक के कौन से अभिलेख प्राकृत व ख्रोष्टी लिपि में है, तो प्राकृत और ख्रोष्टी लिपि के जो अभिलेख हैं उनमें एक तो शाहबाजगढ़ी का आता है और दूसरा मानसेहरा का आता है। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी ये जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा और ख्रोष्टी लिपि के हैं। तो बे और दे, इसका जो 2 नंबर ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, बे और दे। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है, तो मास की सुन्नति और कालसी ये तीनों ही अशोक के महाशिलालेख हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के वृत्त शिलालेखों के प्राप्ति स्थल शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान, मानसेरा हजारा पाकिस्तान, कांधार अफगानिस्तान, कालसी देहरादून उत्तराखंड, गिरनार जूनागढ़ गुजरात, सोपारा थाने महाराष्ट्र, धौली पुरी उड़ीसा, जोगढ़ गंजाम उड़ीसा, एरागुड़ी कर्नूल आंध्र प्रदेश और सन्नति गुलबर्गा कर्नाटक। जैन परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस राजा ने संसार त्याग राजपाट छोड़ दिया एवं आचार्य भद्रबाहु का अनुकरण करते हुए कर्नाटक के एक स्थल पर चला गया, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किस में उसका व्यक्तिगत नाम अशोक प्राप्त होता है, तो गुर्जरा, मास्की, नितुर और उद्गोलम, इन चारों में ही अशोक का जो व्यक्तिगत नाम है वो अशोक प्राप्त होता है। तो ए बे से और दे 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के अनुसार कर संग्रह के सर्वोच्च अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, तो कर संग्रह मौर्य काल में जो कर संग्रह करता था
उस अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे समाहर्ता कहा गया। समाहर्ता 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है होगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ए श्रीलंका, म्यांमार, चीन व मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार ने भारत के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाया। अशोक के शासन में बौद्ध प्रचारकों को श्रीलंका भेजा गया। कनिष्ठ ने अपना दूत श्रीलंका भेजा। श्रीलंका से प्राप्त कुषाण शासकों के लेख दोनों देशों के बीच संबंध पर प्रकाश डालते हैं। तो इनमें से पूछा है कि इनमें से जो सत्य कथन कौन सा है वो पूछा गया। तो इसमें सत्य कथन ए और ब, ये दो ही है जो इसमें सत्य कथन है। तो ए और ब 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। अर्थशास्त्र में वर्णित कौन सा पद नमक से संबंधित है? अर्थशास्त्र में नमक से संबंधित जो पद है वो है लवण अध्यक्ष। 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है होगा। कौटिल्य प्रतिपादित विद्या चुनिए। त्रयी विद्या और वार्ता विद्या, इन दोनों का जो प्रतिपादन है वो कौटिल्य के द्वारा किया गया था। तो ए और से 2 नंबर ऑप्शन जो ये कौटिल्य प्रतिपादित विद्या है। सुमेलित मिलान कीजिए। एक तरफ अशोक के समकालीन शासक दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके राज्य दे रखे हैं। कौन से शासक किस राज्य से संबंधित है? तो इनका जो मिलान करना है। टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ये जो है वो मिस्र के शासक थे। अलेक्जेंडर जो है इपाइरस के शासक थे। एंटियोगोनस गोनाटस, ये जो मकदूनिया के शासक थे। और एंटियोकस द्वितीय थियोस, ये जो है सीरिया के शासक थे। तो 1 में 2, 2 में 3, 3 में 4 और 4 में 1। इसका जो राइट आंसर है वो होगा 2 नंबर। 2 नंबर है जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। अर्थशास्त्र में राजतंत्र को ही सामान्य राजनीतिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है तथा इसकी रचना का उद्देश्य सम्राट को संबोधित करते हुए उसके समक्ष आदर्श प्रस्तुत करना है। ग्रंथ राज्य की अन्य प्रकृतियों के बीच सम्राट के सर्वोपरि होने की उद्घोषणा करता है। अशोक के अभिलेखों से भी कोई संदेह नहीं रह जाता कि सम्राट में ही राज्य की सभी शक्तियां निहित है। अशोक ने एक लघु शिलालेख में स्वयं को मगध के राजा के रूप में संबोधित किया है, किंतु सामान्यतः अन्य अभिलेखों में उसके लिए देवनाम पीर्य तथा पियदसी का प्रयोग हुआ है। अशोक ने किन लघु शिलालेखों में उसके नाम अशोक का जो है उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है मास्की, उडगोलेम, गुर्जरा और नेटुर में। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है होगा। अशोक के किन अभिलेखों में प्राकृत अरामाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है? तो लंपक और कांधार के अभिलेखों में जो प्राकृत अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अर्थशास्त्र के किस अधिकरण का नाम कंटक शोधन है? तो चौथे अधिकरण का जो नाम है वो कंटक शोधन है। अर्थशास्त्र में कितनी राज्य की प्रकृतियों का उल्लेख मिलता है? तो अर्थशास्त्र में जो 7 राज्य की प्रकृतियों का उल्लेख मिलता है। 7 राज्य की 7 प्रकृतियां कौन सी है? पहली स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। किस अन्य स्रोत में अशोक के लिए देवनाम पीर्य तथा पियदसी उपाधियों का प्रयोग किया गया? तो यह महावंश में जो अशोक के लिए देवनाम पीर्य और पियदसी उपाधियों का उल्लेख मिलता है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किन पर आधारित है? तो इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं। कृषि उत्पाद, धातु कर्म उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज प्रौद्योगिकी और बावड़ी उत्खनन। तो मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी इसमें कृषि उत्पाद था, वस्त्र उद्योग था और धातु कर्म उद्योग था। कागज प्रौद्योगिकी और बावड़ी उत्खनन का उल्लेख नहीं है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसलिए ये जो बोनस अंक है जो इसका बोनस अंक माना गया है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं थी। अर्थव्यवस्था पर राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं विभिन्न आर्थिक स्रोतों से राजस्व संग्रह। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य कोष पर आधारित थी, जिसे सम्मिलित रूप में कौटिल्य ने वार्ता कहा है। कृषि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मूलाधार था। सूती वस्त्र उद्योग सर्व प्रधान उद्योग था। इसके अतिरिक्त धातु उद्योग, खनन, लौह, हाथी दांत, स्वर्ण, चांदी आदि भी विकसित अवस्था में था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए और दूसरा उसके कारण के रूप में दिया गया है।
तो अभिकथन है सम्राट अशोक का अपने शिलालेख धर्मादेश 12 में कथन है कि वे ब्राह्मण और श्रमण के प्रति समान आदर भाव रखते थे। कारण में कहा गया कि सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। तो इसमें जो नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं ए और बे दोनों सही है और बे ए की सही व्याख्या है, तो ये बात सत्य है, ए और बे दोनों सही है। और जो ये बे में व्याख्या दे रखी है ये ए की बिल्कुल सही व्याख्या है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोहगोरा ताम्र पत्र अभिलेख में निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख है? तो इसमें मथुरा का उल्लेख मिलता है, चाहनु का उल्लेख मिलता है, मानवासी जंक्शन का उल्लेख मिलता है और खाद्यान्न का भंडार का जो उल्लेख मिलता है। ताम्र खजाने का इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। तो ए बे से और द 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के महास्थान व सोहगोरा अभिलेख अकाल से निपटने के प्रबंधों पर प्रकाश डालते हैं। सोहगोरा अभिलेख गोरखपुर उत्तर प्रदेश सन 1893 में एक ताम्र पत्र पर 4 पंक्तियों वाले व ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा युक्त इस लेख की प्राप्ति हुई है। संपूर्ण मौर्य काल में यह एकमात्र अभिलेख है जो ताम्र पत्र पर है। यह वस्तुतः श्रावस्ती के महामात्रों द्वारा पारित मानवस्ती नामक स्थान से प्रेषित एक आदेश था, जिसमें कहा गया था कि त्रिवेणी, मथुरा, चनचू, मोडमा तथा भट्ट में अवस्थित अनाज ग्रहों का उपयोग सूखा तथा अकाल की परिस्थितियों में किया जाएगा। इस लेख में अन्नागार का चित्र भी उत्कीर्ण है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 दे रखी है, इनका है जो मिलान करना है। तो संधि शांति या वार्ता को संधि कहा गया। आसन यानी तटस्थता। समाश्रय से तात्पर्य अन्य व्यक्ति का संरक्षण मानना और यान युद्ध की घोषणा किए बिना आक्रमण की तैयारी करना। तो इसमें 1 में 4, 2 में 1, 3 में 3 और 4 में जो 2 होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। शासक विभिन्न परिस्थितियों से जूझने के लिए कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में षड्गुण नीति का प्रतिपादन किया गया है। यदि शत्रु मजबूत हो तो उसके साथ संधि, अगर शत्रु कमजोर हो तो विग्रह या शत्रुता, यदि शत्रु बराबर शक्ति वाला हो तो आसन जिसने कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, यदि शत्रु बहुत कमजोर हो तो यान सैन्य आश्रय में ले लेना, यदि शत्रु को किसी संधि मित्र की सहायता से देखना है तो उस नीति को द्विवेदी भाव अर्थात एक राजा के साथ संधि, दूसरे राजा के साथ विग्रह की नीति अपनानी चाहिए। निम्नलिखित को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक यूची ट्राइब को पराजित कर उन्हें चीन के तुर्किस्तान से निष्कासित किया गया था। अंतिम मौर्य सम्राट की पुष्यमित्र द्वारा हत्या। सिकंदर ने डेरियस को पराजित किया और उसकी राजधानी पर्सिपोलिस को जला दिया। सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध। तो सम्राट अशोक से सिकंदर जो पहले आए तो सिकंदर वाले दोनों ऑप्शन पहले होंगे। अंतिम मौर्य सम्राट का जो अशोक के पश्चात ही आएगा। तो इसमें जो सबसे पहले जो आएंगे, सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा वो आएगा द नंबर। सिकंदर ने डेरियस को पराजित किया और उसकी राजधानी पर्सिपोलिया को जो जला दिया। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर आएगा सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ। तीसरे नंबर पर सम्राट अशोक का राज्याभिषेक। चौथे नंबर पर अंतिम सम्राट पुष्यमित्र द्वारा हत्या। और जो 5वें नंबर पर आएगा वो आएगा यूची ट्राइब को पराजित कर चीन के तुर्किस्तान को है जो निष्कासित करना। तो 3, 5, 4, 1 और 2 इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर इसका जो राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिकंदर ने डेरियस को पराजित किया, वह उसकी राजधानी पर्सिपोलिया को जलाया था 331 ईसा पूर्व में। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर व पोरस के मध्य युद्ध हुआ। 269 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ। 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक की पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या। और 165 ईसा पूर्व में यूची ट्राइब को पराजित कर उन्हें चीन के तुर्किस्तान से निष्कासित किया गया था। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ बौद्ध धर्म प्रचारक और दूसरी तरफ देश दे रखे हैं कि कौन से बौद्ध धर्म के प्रचारक कौन से देश में गए थे। तो उत्तर
श्रवण भूमि में गए थे, महेंद्र बनवासी में, रक्षित महिष मंडल में और महादेव लंका में। यहाँ पर चारों ऑप्शन है जो सुमेलित ही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर ही। ए में 1, बे में 2, से में 3 और दे में 4। तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन के पश्चात भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों तथा अन्य देशों श्रीलंका, मिस्र, ग्रीस, सीरिया आदि में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भिक्षु भेजे गए थे, जिनकी सूची महावंश में मिलती है। धर्म प्रचारक मज्जिम जो हिमालय प्रदेश, कस्प गोत, दुंदु बिसार, सहदेव, मुलकदेव अन्य भी इनके सह प्रचारक थे। मंजतिक जो है कश्मीर और गांधार क्षेत्र में गए थे। धर्म रक्षित अपरांतक पश्चिमी भारत में, धर्म रक्षित महाराष्ट्र में, रक्षित वनवासी उत्तरी कन्नड़ में, महारक्षित यवन देश में, महादेव महिष मंडल, मंदाता नर्मदा का दक्षिणवर्ती क्षेत्र अथवा मैसूर, सोन व उत्तरा जो सुवर्ण भूमि, वर्मा तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया, महेंद्र तथा संघमित्रा ताम्रपर्णी श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया है? तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति का जो उल्लेख है उसके 5वें शिलालेख में मिलता है। व्याख्या, अशोक का 5म शिलालेख, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति। इसका मुख्य कर्तव्य जनता को धर्म की बातें समझाना तथा धर्म के प्रति रुचि पैदा करना। इसके अतिरिक्त इसके निम्न कार्य भी थे: समाज के सभी वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दास, निर्धन, वृद्ध के कल्याण के लिए कार्य करना, धर्म के मामलों में लोगों में सहमति बढ़ाना, ब्राह्मण, श्रमण तथा राजघराने के लोगों को दानशील कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना अथवा उनका दंड जो कम करवाना तथा लोगों के अन्याय से रक्षा करना। इनकी पहुंच राज्य, सीमांत राज्यों तथा विदेशी राज्यों सभी जगह तथा सभी प्रकार के लोगों में है। यदि मेरे पुत्र तथा पौत्र मेरे द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे तो यह पुण्य का कार्य होगा, लेकिन यदि वे इसकी उपेक्षा करें तो नरक के भागी होंगे। अशोक के अतिरिक्त देवनाम पीर्य उपाधि धारण करने वाला मौर्य शासक कौन था? तो देवनाम पीर्य अशोक के अलावा दशरथ ने जो ये उपाधि धारण की थी। सारनाथ में बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सारनाथ में बौद्ध स्तूप का निर्माण जो सम्राट अशोक ने करवाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप ईंटों से निर्मित यह गुप्तकालीन स्तूप 45 मीटर 127 फीट ऊंचा है। इसका प्राचीन नाम धर्मचक्र स्तूप था। मूलतः अशोक के समय यहाँ स्तूप निर्माण का कार्य हुआ, लेकिन इसका मुख्य विस्तार व सन्निवेश गुप्तकालीन है। इसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर हुआ है। पत्थरों से कुंडी युक्त सज्जा पट्टिकाएं जिन पर ज्यामितीय डिजाइन में बने थे उनको ऊपर से जोड़ा गया। पश्चिमी मुख पर उत्कीर्ण लता पत्रक को स्मिथ ने स्थापत्य का सबसे सफल अलंकरण बताया है। यह वर्गाकार न होकर गोलाकार स्तूप है। स्तूप के चारों कोनों में बौद्ध मूर्तियां रखने के लिए 4 बड़ी देवलियां बनी हुई है। यह स्तूप 128 फीट ऊंचा है। अशोक के स्तंभों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर अशोक के स्तंभों से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं। ये स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। स्तंभों का यष्टि भाग सजावट विहीन किंतु पोलिशदार है। यष्टि के शीर्ष भाग में एक पाषाण को अधोमुखी कमल के रूप में उकेरा गया है। अधोमुखी कमल के ऊपर एक चौकी है जिस पर मनुष्य अथवा पशु की जो मूर्ति है वो दर्शाई गई है। तो अब इनमें से पूछा है कि सही उत्तर कौन कौन सा है वो बताना है। तो ये स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है, ये बात सत्य है। स्तंभों का यष्टि भाग सजावट विहीन किंतु पोलिशदार है, ये बात भी सत्य है। यष्टि भाग के शीर्ष में एक पाषाण को अधोमुखी कमल के रूप में उकेरा गया है, ये बात भी सत्य है। अधोमुखी कमल के ऊपर एक चौकी है जिस पर मनुष्य अथवा पशु की मूर्ति दर्शाई गई है, तो ये बात है जो असत्य है। तो ए, बे और से ये 3 है जो इसके सत्य है। ए, बे व से 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं मौर्यकालीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण स्तंभ है। अशोक द्वारा स्वतंत्र रूप में स्थापित स्तंभों अशोक के लाट को स्वर्ग तथा धरती को विभाजित करने वाले ध्रुवीय रेखा के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। अशोक के स्तंभ व ईरानी एकेमियन स्तंभ की तुलना। अशोक के स्तंभ एकास्म पत्थर से निर्मित है, जबकि ईरानी स्तंभ कई टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए हैं। अशोक के स्तंभ बिना किसी चौकी या आधार के भूमि पर स्थित है। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृतियां हैं जिनका विशेष
प्रतीकात्मक अर्थ है। अशोक के स्तंभ सपाट व चिकने हैं, जबकि ईरानी स्तंभ कड़ारीदार है। अधिकांश स्तंभों पर धम्म लिपियां खुदी हुई है, अर्थात लेख युक्त है, कुछ लेख विहीन है। रामपुरा, वृषभ लेख, बसाड़, वैशाली, कौशाम्बी तथा संकिसा स्तंभ लेख विहीन स्तंभ है। सामान्य सभी स्तंभ उत्कृष्ट, चमकदार, लंबे, सामान्य 50 टन वजनी व 40 फीट 12 से 14 मीटर लंबे हैं। सुडोल व चुनार के लाल बलुआ एकास्मक एक ही पत्थर से बने हुए हैं। अशोक के स्तंभ के दो भाग हो जाते हैं, प्रथम एकास्मक यष्टि तथा दूसरा शीर्ष भाग। पहगड़ा, मेखला, पीढ़िका, उल्टा कमल फलक, अंड चौके, पशु मूर्ति, चक्र शीर्ष भाग के अंग पर। सभी भाग के स्तंभों का सबसे महत्वपूर्ण तथा चमत्कारिक भाग है। कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया? तो कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग है वो दासों के लिए किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, उन्हें दास कल्प नामक खंड में मिलता है। दासों के प्रकार: दासता की अस्थायी तथा स्थायी परिस्थितियों, राज्य के अधीन दास, गैर सरकारी व्यक्तियों के अधीन दास, स्त्री पुरुष दास के लिए पृथक पृथक नियम अर्थशास्त्र में वर्णित है। कौटिल्य ने अहितक अस्थायी दास को विशेष परिस्थितियों में स्वामी की अनुमति के बिना स्वतंत्र होने का विधान दिया है। आर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को दास बनाने पर भी सामान्यतः कौटिल्य ने प्रतिबंध लगाया था। मौर्य काल में उद्यक भाग है। उद्यक जो एक सिंचाई कर है, उद्यक एक प्रकार का सिंचाई कर है। उद्यक भाग कृषकों के राज्य द्वारा कृत्रिम सिंचाई प्रबंधन करने पर लिया जाने वाला जल कर। यह 1/5 से 1/3 तक वसूला जाता था। भू राजस्व द्वारा सिंचाई कर मिलाकर किसान को उपज का 1/2 भाग देना पड़ता था। निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्धृत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो यह कंगनहल्ली से प्राप्त हुई है। अशोक की प्रस्तर प्रतिमा कंगनहल्ली कर्नाटक के गुलबर्गा जिले से केपी पुनाचा के नेतृत्व में यहाँ से अति महत्व की पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त की गई है, जिसमें चूना पत्थर में अलंकृत स्लेब रेलिंग स्तंभ युक्त स्तूप महत्वपूर्ण है, जिसे महाचैत्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ की सबसे प्रमुख प्राप्ति ब्राह्मी लिपि में रान्यो अशोक, राजा अशोक अंकित प्रस्तर प्रतिमा है। यह निश्चित रूप से सम्राट अशोक की प्रतिमा है। राजा के परिचारिकाओं से घिरा हुआ है, एक के हाथ में शंख तथा एक के हाथ में छत्र दृष्टिगोचर होता है। इससे पूर्व सांची से प्राप्त एक रिलीफ पैनल पर अशोक की उत्कीर्ण प्रतिमा मिली थी, लेकिन कोई लेख न होने के कारण उसकी पहचान अशोक के रूप में नहीं की जा सकी थी। कंगनहल्ली से सातवाहनों के नामांकित 60 सिक्के तथा 200 से अधिक दान लेख प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित किस मौर्यकालीन अभिलेख में दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान किए जाने का विवरण प्राप्त होता है? तो महास्थान अभिलेख से जो ये इसका विवरण मिलता है। महास्थान अभिलेख बांकुड़ा जिला बांग्लादेश में प्राप्त हुआ है। सन 1931 ईस्वी में चूना पत्थर के एक टुकड़े पर 7 पंक्तियों वाले ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा युक्त इस लेख की खोज की गई। इस लेख को सम्राट अशोक द्वारा पुंड्र नगर वर्तमान महास्थान के समवर्गीय समुदाय के लिए अकाल पीड़ित होने के कारण शीघ्र राहत प्रदान करने हेतु प्रेषित किया गया। राहत कार्य गंधक संभवतः काकणी नामक प्रचलित सिक्कों के द्वारा ऋण स्वरूप प्रदान किया जाना था। राहत कार्य के दूसरे चरण में अन्नागार से धान्य उपलब्ध करवाया जाना था। इस लेख में चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय की भी पुष्टि होती है, क्योंकि उसने अकाल राहत कार्य अपने साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाले समुदायों के लिए चलाए गए होंगे। दिव्यावदान के अनुसार किसके उपदेश से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो दिव्यावदान ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बाल पंडित के उपदेशों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। सिंहली अनुसूरत्या, दीपवंश तथा महावंश तथा सामंत पासादिका के अनुसार राज्याभिषेक के 4थे वर्ष न्यायगोर्द सुसीम का पुत्र नामक 7 वर्षीय बालक ने उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगली पुत्र तिसम के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया। दिव्यावदान के अनुसार बाल पंडित समुद्र ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया।
इसका अन्य नाम उपगुप्त भी था। अशोकावदान तथा ह्वेनसांग भी उपगुप्त को अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय देते हैं। तारानाथ उसे तांत्रिक बौद्ध तथा मातृ देवी का उपासक बताते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। 8वें शिलालेख में बोध गया की संबोधि यात्रा का उल्लेख है। रुमनदेही अभिलेख कर मुक्ति का उल्लेख मिलता है। कांधार लेख अरेमाइक भाषा में है और सारनाथ लेख अशोक के बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये चारों ही सुमेलित है। ए में 1, बे में 2, से में 3 और दे में जो 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर इसका राइट आंसर है। सम्राट अशोक का 7वां स्तंभ लेख कहाँ पाया जाता है? तो सम्राट अशोक का जो 7वां स्तंभ लेख है वो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है। अशोक की व्रत राजआज्ञाओं की संख्या 7 है, इसलिए इन्हें सप्त स्तंभ लेख भी कहा जाता है, जो 6 भिन्न भिन्न स्तंभ स्थानों पर मिलते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर अशोक के 7 स्तंभ लेख या राजआज्ञाएं मिलती है। ये सभी अशोक के 14 व्रत शिलालेखों के परिशिष्ट है। अशोक के स्तंभों के बारे में अभिलिखित कथनों को पढ़िए। अशोक के मुख्य स्तंभ लेख उत्तर भारत से में प्राप्त हुए हैं। 6 स्तंभ लेख जो 7 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। स्तंभों की यष्टि तथा ऊर्ध्व भाग जो अलग अलग पत्थरों से निर्मित है और ऊर्ध्व भाग की समस्त आकृतियां पशुओं की आकृतियां हैं। तो इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो इसमें जो सत्य कथन है वो है मुख्य स्तंभ लेख सत्य है। 6 स्तंभ लेख जो 7 स्थानों से प्राप्त हुए हैं ये गलत है। यहाँ 7 स्तंभ लेख जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो ये बे जो है सत्य हो जाएगा। से सत्य है और दे भी सत्य है। तो ए से और दे 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह मौर्यकालीन स्तंभ लेख जिस पर हाथी का चिन्ह है, तो हाथी का चिन्ह आपको पता होना चाहिए। से एकमात्र स्तंभ लेख मिला है जिस पर हाथी का चिन्ह है, वो है संकिसा स्तंभ लेख जो यूपी में उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से सांची के अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो सांची के जो अशोक स्तंभ है उसमें 4 सिंह हैं। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने कहा कि अशोक स्तंभों पर पशु आकृतियां पर यूनानी प्रभाव मिलता है? तो ये बात कही थी निहार रंजन रे ने। रोमनदेही स्तंभ लेख में उत्कीर्ण उबलिके का क्या अर्थ है? उबलिके का अर्थ है कर मुक्त। रोमनदेही लघु स्तंभ लेख अशोक के द्वारा राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी की धम्म यात्रा का उल्लेख मिलता है। यहाँ अशोक द्वारा प्रस्तर की विशाल दीवार खड़ी की गई तथा बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इस स्थान को बलि जो धार्मिक कर था से मुक्त किया गया। उद्बलिक तथा कर भू राजस्व को 1/6 से घटाकर 1/8 किया गया। अशोक के सिर्फ इसी अभिलेख में मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। बुद्ध के जन्म स्थान के संबंध में यह एकमात्र अभिलेख्य प्रमाण है। इस लेख में बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मौर्यकालीन की दृश्य कला एक प्रमुख अपवाद दीदारगंज यक्षी है। मौर्यकालीन दृश्य कला में व्यक्तियों विशेषकर शासक की अनुपस्थिति सहज दृश्य है। तो ये दोनों कथन है जो सही है। ए और बे तो इसमें सही है। 6 नंबर केमेनिड स्तंभ अखंडित नहीं थे, तो ये बात भी सत्य है। मौर्यकालीन स्तंभ नाली युक्त थे जबकि एकेमेनिड स्तंभ समतल थे, तो ये बात है जो असत्य है। तो ए बे और से ये 3 है जो इसके सत्य कथन होंगे। ए बे व से 4 नंबर ऑप्शन। सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृतियां हैं? तो इसमें कुल 8 पशुओं की आकृतियां हैं। सारनाथ स्तंभ लेख की लाटो स्तंभों का सिर मोर कहा गया है। सारनाथ सिंह शीर्ष मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसे सामान्यतः बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। इस स्तंभ के संपूर्ण अंग यष्टि अधोमुखी कमल वृत्ताकार चौकी सिंह मूर्तियां महात धर्म चक्र प्रस्तर स्तंभ कला के आदर्श नमूने हैं, जिसे अशोक अपने लेख में शिलाथब कहता है। किसी प्राकृतिक आपदा के कारण इसकी यष्टि क्षतिग्रस्त हो गई थी, अतः वर्तमान स्तंभ में 6 से 8 फीट की यष्टि पर विद्यमान है। इस स्तंभ की चौकी फलक के ऊपर 4 सजीत सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए हैं, चारों दिशाओं में मुंह किए बैठे हैं, जो सम्राट अशोक की शक्ति के प्रतीक है।
इनमें चारों दिशाओं में उसके राज्य तथा धर्म के प्रचार की सूचना मिलती है तथा इसे शाक्य सिंह बुद्ध की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो जन्मजा चक्रवर्ती थे। सिंहों के मस्तिष्क पर महाधर्म चक्र स्थापित था, जिसे मूलतः 32 तीलियां थी। सारनाथ स्तंभ के फलक चौकी वाले भाग पर चारों दिशाओं दक्षिणावर्त में क्रमशः 4 महाआजनेय पशुओं गज, बैल, अश्व व सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण है। महावंश में इसे चतुष्पाद पंक्ति कहा गया है, जो क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम व उत्तर दिशा के प्रतीक माने गए हैं। अधोलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अशोक स्तंभ और शीर्ष। एक तरफ अशोक स्तंभ दे रखे हैं, दूसरी तरफ शीर्ष दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा जो गलत है वो बताना है। सारनाथ पर 4 सिंह है, ये सही है। रामपुरा पर सांड वृषभ की आकृति है, ये भी सही है। तीसरा संकिसा, संकिसा पर अश्व नहीं बल्कि गज है, हाथी के आकृति है। चौथा लौरिया नंदनगढ़ पर सिंह है, ये भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत हो गया, असत्य हो गया। यहाँ पर अश्व की जगह हाथी आएगा। व्याख्या दे देते हैं। स्तंभ और शेष स्तंभ पर पशु की आकृति। कोलुआ या बखिया बसाड़ वैशाली में जो स्तंभ है, इस पर एक सिंह है। अशोक का प्रथम स्थापित स्तंभ है। रामपुरा स्तंभ बिहार, इसमें एक सिंह है और रामपुरा स्तंभ बिहार में एक वृषभ है। उल्लेखनीय है कि रामपुरा से प्राप्त यह दूसरा स्तंभ था तथा निहार रंजन रे ने इसे मौर्य कालीन तक्षण काल कला की सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं। अद्यतन राष्ट्रपति भवन में संरक्षित है। लौरिया नंदनगढ़ बिहार एक सिंह है, सबसे सुरक्षित व सुंदर स्तंभ। संख्या या संकास्य उत्तर प्रदेश, हाथी या गज, गज शीर्ष वाला एकमात्र स्तंभ है। सांची भोपाल मध्य प्रदेश 4 सिंह है। चरण चौकी पर कल हंस समूह तथा त्रैरत्न चित्र चिन्ह उत्कीर्ण है। रुमनदेही लुम्बिनी अश्व। कुछ विद्वान वृषभ आकृति होना भी प्रस्तावित करते हैं। यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। सारनाथ स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश, इस पर 4 सिंह की आकृति अंकित है। अशोक के अंतिम समय में निर्मित कला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट स्तंभ माना गया है। अशोक स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य है? यहाँ सत्य कथन पूछे हैं। वे धारियों से युक्त है, उनकी सतह चमकदार है, सभी स्तंभ पर अभिलेख मिलते हैं, या फिर स्तंभों की यष्टि या लाट एकास्म है। तो इसमें से इनकी सतह जो चमकदार है और स्तंभों यष्टि लाट जो एकास्म है, बे और दे जो 2 इसमें राइट होंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ 2 सूचियां दे रखी है, एक तरफ स्तंभ दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके शीर्ष पर पशु आकृति दे रखा है। तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख हमने अभी पढ़ा, इस पर सिंह की आकृति है। सारनाथ स्तंभ पर चतुर सिंह है। रामपुरा का जो स्तंभ लेख है, इस पर वृषभ की आकृति है और संकिसा पर हस्ती है अर्थात हाथी की आकृति अंकित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में उल्लेख किया। तो करारोपण का उल्लेख वाला जो रुमनदेही स्तंभ लेख है, इसमें अशोक ने किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्ण किया है? तो मोर का जो उत्कीर्ण है वो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर है। अशोक के लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ के नीचे के भाग में मयूर की आकृति उत्कीर्ण है। इसके आधार पर सर्वप्रथम गुरुन वेडेल महोदय ने मयूर को मौर्यों का राज चिन्ह बताया। सांची के महास्तूप के पूर्वी द्वार पर मयूरों की कई आकृतियां उत्कीर्ण हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में से एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो इसमें से गलत कौन सा है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये तो सही है। ये अखंड है, एकास्म पत्थर है, ये भी सही है। स्तंभों का शेफ्ट सुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, तो ये कथन है जो गलत है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लौरिया नंदनगढ़ वृषभ। लौरिया नंदनगढ़ पर वृषभ नहीं है, इस पर सिंह का आकृति है, तो पहला ही गलत हो गया। रामपुरा पर सिंह, सांची पर सिंह और संकिसा पर गज, तो ये तीनों सही है। पहला है जो इसका असत्य कथन हो गया। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के रुमनदेही स्तंभ लेख के विषय में सही नहीं है? यह लुम्बिनी में स्थित है जिसकी अशोक ने स्वयं यात्रा की थी, यह बात सत्य है। अशोक के द्वारा बुद्ध कोणाकमन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की यात्रा की स्मृति में इसे संयोजित किया,
तो ये कथन है जो गलत है। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को बलि भुगतान के भार से मुक्त किया, यह भी सत्य है। उसने वहां के भू राजस्व को घटाकर 1/8 किया था। यहाँ पर जो भू राजस्व था 1/6 था, 1/6 से घटाकर 1/8 किया गया था, तो यह भी सत्य है। तो बे नंबर ऑप्शन है जो इसका असत्य कथन हो जाएगा। अशोक के रोमनदेही अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजा के धर्म के संबंध में उल्लेख, कलिंग विजय के संबंध में उल्लेख, ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध। तो इसमें जो कर में टैक्स में जो छूट दी गई थी उसके संबंध में इसमें उल्लेख है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सिक्के जारी करने के लिए उत्तरदायी था? तो सिक्के जारी करने का जो अध्यक्ष था उसे लक्षणा अध्यक्ष कहा गया था। मौर्य प्रशासन में कुपाध्यक्ष प्रभारी अधिकारी थे। तो कुपाध्यक्ष जो अधिकारी थे वो वन अधिकारी थे, वो वन संसाधन के जो अधिकारी थे उसे कुपाध्यक्ष कहा गया था। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा व लेखा होता था? तो अक्ष पटला अध्यक्ष के पास 2 विभाग, एक चल मुद्रा का और एक लेखा का होता था। मौर्य कालीन में सन्निधाता का अर्थ क्या है? सन्निधाता का से तात्पर्य राजकोष और भंडार गृह का मुख्य प्रमुख अभिरक्षक को सन्निधाता कहा गया। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की स्वयं स्वभूमि का नियंता कौन होता है? तो स्वभूमि का नियंता जो अध्यक्ष है उसे सीता अध्यक्ष कहा गया। अर्थशास्त्र के विवरण अनुसार बाजार नीति का नियंता या अध्यक्ष कौन था? तो बाजार नीति का जो अध्यक्ष था उसे पणिया अध्यक्ष कहा गया। निम्नलिखित पदों को उनसे संबंधित विभागों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर 4 जो अध्यक्षों के नाम दे रखे हैं और उनके सामने उनके डिपार्टमेंट दे रखे हैं। तो कौन सा अध्यक्ष किस विभाग से संबंधित था? पणिया अध्यक्ष जो वाणिज्य अध्यक्ष था, पोतवा अध्यक्ष मापतोल का अध्यक्ष था, सूत्रा अध्यक्ष वस्त्र बुनावट का अध्यक्ष था और शुल्क अध्यक्ष जो सीमा शुल्क एवं मार्ग शुल्क का अध्यक्ष था। तो 1 में 4, 2 में 2, 3 में 3 और 4 में जो 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर इसका सत्य कथन होगा। मौर्य शासन में तीर्थ का अर्थ क्या है? तो तीर्थ का अर्थ क्या है? मौर्य शासन में तीर्थ का जो अर्थ बताया वो प्रशासनिक विभाग से बताया है। तीर्थ का अर्थ है प्रशासनिक विभाग, 2 नंबर ऑप्शन। कौटिल्य का कुप्याध्यक्ष कौन था? कुप्याध्यक्ष वन्य पदार्थों का प्रबंधक को कुप्याध्यक्ष कहा गया। निम्नलिखित में से किसने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास तैयार किया है? तो अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास तैयार करने वाले इतिहासकार थे D.R. भंडारकर। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? तो भूमि कर जो सित्ता अध्यक्ष के द्वारा एकत्र किया जाता था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ अधिकारी दे रखे हैं और दूसरी तरफ है जो उनके डिपार्टमेंट दे रखे हैं। लक्षणा अध्यक्ष जो टकसाल का अधिकारी होता था, सित्ता अध्यक्ष जो कृषि विभाग का अध्यक्ष था, पोतवा अध्यक्ष मापतोल का अध्यक्ष था और पणिया अध्यक्ष जो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अशोक मौर्य द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार नहीं भेजा गया था? तो धर्म रक्षित को भेजा था, महादेव को भेजा था, पर महिष को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने कहीं भी नहीं भेजा था। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए थे महाधर्म रक्षित। निम्नलिखित में से महावंश के अनुसार अशोक द्वारा किस धर्म दूत के रूप में महिष मंडल भेजा गया था? तो महादेव को महिष मंडल बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ बौद्ध धर्म के प्रचारक दे रखे हैं और दूसरी तरफ है जो तो कौन से स्थान पर गए उनका दे रखा है। तो उत्तर जो है वो सुवर्ण भूमि गए थे। महेंद्र और संघमित्रा ये दोनों श्रीलंका गए थे। रक्षित या रक्षित इनको बनवासी भेजा था और महादेव को महिष मंडल भेजा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर 2 सूचियां दे रखी है, उन दोनों को सुमेलित करना है। एक तरफ तीसरी बौद्ध संगीति में नियुक्त धर्म प्रचारक और दूसरे उनके क्षेत्र। मंजती को कश्मीर और गांधार में, महारक्षित यवन या भवन क्षेत्र में, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में
सोन व उत्तर को सुवर्ण भूमि में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। अधोलिखित कथनों को पढ़िए। मौर्य राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत राज्य था। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है। विशाल मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था जो सामान्यतः राजकुमारों द्वारा शासित थे। तो ये बात भी सत्य है। तो ए और बे दोनों सही है और ए की है जो बे व्याख्या भी सही है। तो एक नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में भूमि संबंधी कर नहीं था? तो शुल्क जो है ये भूमि संबंधी कर नहीं था। भाग, उदक और बलि ये तीनों ये जो भूमि संबंधी कर माने गए हैं। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? अशोक ने जो तीर्थ यात्रा की थी उनके जो यहाँ 6 स्थान दे रखे हैं, इनको क्रमवाइज करने के सबसे पहले कहाँ गए? तो सबसे पहले जो वो गए थे लुम्बिनी गए थे। उसके पश्चात कपिल वस्तु के पश्चात गया के बाद सारनाथ गए थे। सारनाथ के बाद कुशीनगर और सबसे अंत में श्रावस्ती गए थे। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्राएं प्रारंभ की। सर्वप्रथम राज्याभिषेक के 10वें वर्ष 259 ईसा पूर्व में संबोधि बोध गया तथा 20वें वर्ष 249 ईसा पूर्व में लुम्बिनी और निगिलवा स्थित कनक मुनि पूर्व बुद्ध स्तूप की यात्रा की। अधिकांश इतिहासकार अशोक के धम्म यात्रा का मार्ग क्रम यह बताते हैं। सबसे पहले बोध गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। दिव्य वदान में अशोक की यात्राओं का विस्तार से वर्णन दिया गया है जो उसने उपगुप्त के सानिध्य में की थी। अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम दिव्य वदान तथा वीएस स्मिथ के अनुसार लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती और सबसे अंत में जो कुशीनगर माना गया है। प्राचीन तक्षशिला नगर के बारे में निम्न कथनों के पर विचार कीजिए और चिन्हित करें कि कौन सा कथन सही नहीं है। जो गलत कथन है वो बताना है। तो यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तो ये बात तो सही है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला निवासियों ने विद्रोह किया, तब अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया किंतु वह सफल नहीं हो सका। तो ये बात है जो गलत है। अशोक ने उस विद्रोह को सफल किया था। सम्राट अशोक के समय तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी थी। तो ये बात भी सत्य है। 7वीं शताब्दी में युआन चुआंग ने तक्षशिला को एक जीवंत नगर के रूप में देखा। तो ये बात भी असत्य है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, बे और दे जो असत्य कथन होगा। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तक्षशिला पश्चिमोत्तर भारत स्थित महाजनपद गांधार की राजधानी था। मौर्य सम्राट बिंदुसार के समय यहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया, तब अशोक को वहां भेजा गया। उसने उदारता पूर्वक नीति अपनाते हुए वहां शांति व्यवस्था कायम की। मौर्य सम्राट अशोक के समय तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी थी। 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग, युआन स्वांग, पेशावर, तक्षशिला आदि के बौद्ध संग्रामों को नष्ट भ्रष्ट अवस्था में पाता है। अशोक ने निम्नलिखित कार्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अशोक ने जो कार्य करवाए थे, आजीविकों को 2 गुहाओं का दान, लुम्बिनी की तीर्थ यात्रा, बोध गया की यात्रा और कोण गामन बुद्ध स्तूप का अभिवर्धन। तो इनको कर्म वाइज करना है। तो इसमें सबसे पहले जो है उन्हें बोध गया की यात्रा की थी। इसके पश्चात आजीविकों के लिए 2 गुहाओं का दान किया था। इसके पश्चात जो कोणागमन बुद्ध स्तूप का अभिवर्धन किया और उसके पश्चात लुम्बिनी की यात्रा की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा से, ए, दे और बे। 1 नंबर है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के राज्याभिषेक के बाद की महत्वपूर्ण घटना है कलिंग विजय। 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व। व्रत शिलालेख संख्या 13 में इसका उल्लेख है। संबोधि बोध गया की यात्रा 10वें वर्ष। व्रत शिलालेख संख्या 8 में जो इसका उल्लेख मिलता है। धम्म विषयक राजाज्ञाएं जारी करना प्रारंभ 10वें वर्ष। व्रत शिलालेख संख्या 4 और 6 में इसका उल्लेख मिलता है। आजीविकों को गुफा दान 12वें वर्ष। बराबर गुहा लेख युक्त रज्जु को पारदर्शिकों की नियुक्ति 12वें वर्ष। व्रत शिलालेख संख्या 3 में जो उसका उल्लेख मिलता है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति 13वें वर्ष। व्रत शिलालेख संख्या 5 में इसका उल्लेख मिलता है। कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को दुगुना करना 14वें वर्ष। निगिलवा और सागर स्तंभ लेख। आजीविकों को तीसरी गुफा का दान 19वें वर्ष। बराबर गुहा लेख। लुम्बिनी यात्रा व निगिलवा स्थित कनक मुनि स्तूप की यात्रा व पूजा 20वें वर्ष। क्रमशः रुमन देवी व निगाली सागर स्तंभ लेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है।
10 धर्मानुशासन से संबंध प्रथम 6 स्तंभ लेख जारी करना 26वें वर्ष। मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित विशेषता उपलब्ध नहीं है। सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, यह बात सही है। कठोर न्याय व्यवस्था, विस्तृत अधिकारी तंत्र, जन कल्याणकारी गतिविधियों का अभाव, तो जन कल्याणकारी गतिविधियों का अभाव नहीं था, इसलिए यह कथन है जो गलत हो गया। मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था जो कालांतर की सभी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आधार कही जा सकती है। बहुत कुछ चंद्रगुप्त की रचनात्मक प्रतिभा और उनके गुरु और प्रधानमंत्री कौटिल्य की राजनीतिक सूझबूझ का परिणाम थे। उसने पहली बार एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था, निपुण, लोकोपकारी व केंद्रीभूत की स्थापना की। सुदर्शन झील, महास्थान तथा सोहगोरा इसके लोकोपकारिता के स्पष्ट प्रमाण हैं। अकाल से निपटने के लिए जो रासायनिक प्रणाली, अन्य भंडार स्थापित करवाना उसने प्रारंभ की, वह किसी भी रूप में मध्यकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी की रासायनिक प्रणाली में कमतर न थे। विशाल राजमार्गों का निर्माण तथा उन पर दूरी निर्देशक प्रस्तरों को स्थापित करवाना भी उसकी लोक कल्याणकारी भावना की अद्भुत मिसाल है। अशोक ने अपने शासनकाल में नया अधिकारी नियुक्त किया। तो अशोक ने अपने शासनकाल में धर्म महापात्र नाम के नए अधिकारी की नियुक्ति की। धर्म महापात्र व्रत, पंचम व्रत शिलालेख, पंचम स्तंभ लेख तथा सप्तम स्तंभ लेख अशोक की धम्म नीति के प्रयोग के लिए सर्जित विशेष पदाधिकारी। इनका प्रमुख कार्य जनता में धर्म प्रचार करना तथा दानशीलता को उत्साहित करना था, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से इसके कार्य थे कारावास प्राप्त अपराधियों के परिवारों की आर्थिक सहायता करना, उन्हें सांत्वना देना, यवन, कंबोज, गांधार, राष्ट्रिक, पितनिक तथा सीमा पर रहने वाली जातियों के सुख के लिए कार्य करना, भृत्यों, असहायों, वृद्धों के सुख व हित की रक्षा करना, अन्यायपूर्ण वध व अत्याचार को रोकना। अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी कौन था? तो धर्म और नैतिकता का जो अधिकारी था उसे धम्म महापात्र कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो युक्त, रज्जुक और पारदर्शिक ये मौर्य प्रशासन के अधिकारी थे। अग्रहायिक यह जो अधिकारी मौर्य प्रशासन में नहीं था। अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी कौन होता है? तो धर्म और नैतिकता का अधिकारी अभी देखा था धर्म महामात्र। मौर्य काल में महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो मौर्य काल का महत्वपूर्ण उद्योग कपड़ा उद्योग था। 1 नंबर ऑप्शन। मौर्य काल में सबसे प्रधान उद्योग सूत काटने तथा बुनने का था। अर्थशास्त्र में सूत उत्पादक को राजकीय उद्योग बताया गया है। सूत्राध्यक्ष सूत उत्पादन की व्यवस्था ही नहीं, श्रमिकों की नियुक्ति भी करता था। वस्त्र निर्माण के लिए सरकारी कारखाने स्थापित किए गए। निम्नलिखित में से किस शिलालेख के तहत अशोक ने स्वयं को उपासक घोषित किया? तो शिलालेख माइनर रॉक एडिक्ट प्रथम, इस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को जो है उपासक घोषित किया है। प्रथम लघु शिलालेख 12वें वर्ष 257 ईसा पूर्व में अशोक बताता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात में 2.5 वर्ष तक साधारण उपासक रहा तथा उसने इस धर्म के प्रचार के लिए कोई विशेष उद्यम नहीं किया। इसके पश्चात में 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक संघ के काफी निकट रहा तथा उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो गया। मेरे प्रयत्न से पूर्व जम्बू द्वीप में धर्म की इतनी उन्नति कभी नहीं हुई। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियों को अशोक के शासन में पूरे मौर्य साम्राज्य में समान रूप से अपनाया गया? तो ब्राह्मी लिपि है जो इसको अशोक के साम्राज्य में समान रूप से अपनाया गया था। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी है? तो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र से मिले थे, इसकी जो है लिपि है वो खरोष्टी लिपि है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख बलिवर्द शैली में लिखा गया है? एरागुडी अभिलेख है जो बलिवर्दी शैली में लिखा गया अभिलेख है। अशोक के किस शिलालेख में कारुवाकी और पुत्र तिवर का उल्लेख मिलता है? तो रानी का शिलालेख 2 नंबर ऑप्शन, इसमें कारुवाकी व पुत्र तिवर का उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख पर प्राप्त एक अन्य लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख या साम्राज्ञी अभिलेख कहा जाता है। यह लेख अशोक की रानी कारुवाकी के दान पुण्य, आम के बागान, आराम मठ आदि का उल्लेख भी करता है। साथ ही अशोक तथा उसके पुत्र तिवर का उल्लेख इसमें मिलता है। अशोक के अभिलेखों में वर्णित यही एकमात्र पत्नी तथा पुत्र है। इसे दानात्मक अभिलेख भी कहा जाता है। किस शिलालेख में अशोक ने अपने को पियदसी लाजा मगधे कहता है? तो बाबरू शिलालेख में अशोक ने अपने को पियदसी लाजा मगधे
कहा है। मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृव्रत हो गया। यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लेखित है? कलिंग शिलालेख, 1 नंबर ऑप्शन। अशोक का राजस्व पूर्णतः अर्थशास्त्र के पितृपरक राजस्व से मेल खाता है। अशोक के अभिलेखों में सर्व जनहिताय की स्पष्ट छाप मिलती है। अपने पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक कहता है, समस्त प्रजा मेरी संतान है। इस प्रकार अशोक का राजत्व पितृपरक था। निम्नलिखित में से भारतवर्ष में सर्वप्रथम राज के अभिलेख किनके थे? तो सर्वप्रथम जो राज के अभिलेख मिलते हैं वो सम्राट अशोक के मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त ब्राह्मी व ख्रोष्टी लिपि को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने ब्राह्मी व ख्रोष्टी लिपि को पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम उद्वाचन या पढ़ना 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, कोलकाता टकसाल के एक अधिकारी तथा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव ने किया था। जेम्स प्रिंसेप ने प्रथम बार अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि का सफलतापूर्वक उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी की पहचान श्रीलंकाई शासक तिस से कर डाली। निम्नलिखित में से किस लिपि में अशोक के अभिलेख नहीं पाए जाते हैं? तो ब्राह्मी, ग्रीक और ख्रोष्टी में अशोक के अभिलेख है, लेकिन हिब्रू लिपि में अशोक के कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। सम्राट अशोक ने गिरनार में शिलालेख खुदवाया था। वह प्राचीन भारतीय नगर आज किस नाम से जाना जाता है? तो गिरनार को आज जूनागढ़ कहा जाता है, जो गुजरात में स्थित है। अशोक के अभिलेखों में किसका उल्लेख नहीं है? तो पल्लवों का उल्लेख नहीं है। चोलों का, चेरों का और सत्यपुत्रों का उल्लेख मिलता है। वृद्ध शिलालेख संख्या 13 में चोल राज्य कावेरी नदी उपत्यका, पाड़ पांड्य राज्य मदुरई के पास, तमपनी ताम्रपनी वर्तमान श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। वृत्त शिलालेख संख्या 2 में निम्न धम विजित प्रयत्न राज्यों का उल्लेख मिलता है। चोल, पाड़ पांड्य, सत्यपुत्र कर्नाटक का दक्षिणी तथा तमिलनाडु का उत्तरी भाग, केरल पुत्र केरल प्रदेश या चेर। अशोक के अभिलेखों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण थे, तो यह बात तो गलत है। वे अशोक की वंशावली की सूचना देते हैं, तो यह बात भी गलत है। तो ए और बे दोनों ही असत्य है। न तो ए सही, न और बे सही। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अशोक के अभिलेख शिलाओं, प्रस्तर स्तंभों तथा गुफाओं में पाए गए हैं, ताम्र पत्रों पर नहीं। ये अभिलेख अशोक की राज आज्ञा तथा अशोक की वंशावली की सूचना इनसे प्राप्त नहीं होती है। अशोक के अभिलेखों में उसकी सिर्फ एक रानी कारुवाकी तथा उससे उत्पन्न पुत्र तीव्र का उल्लेख मिलता है। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के रूप में पहचान देने वाला अभिलेख किस स्थान पर मिला? तो यह मास्की में मिला। निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेखों के विषय में कौन सा कथन है जो असत्य है? असत्य कथन पूछा है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, तो यह बात तो सही है। अशोक के कुछ अभिलेख ख्रोष्टी लिपि में भी उत्कीर्ण है, तो यह बात भी सत्य है। उसके अभिलेखों में कुछ यूनानी व अरेमाइक लिपियां भी उत्कीर्ण है, तो यह बात भी सत्य है। उसके 3 लेख फिरोज शाह तुगलक को मिले थे, तो यह बात है जो असत्य है। फिरोज शाह तुगलक अशोक के मेरठ स्तंभ लेख व टोपरा स्तंभ लेख दिल्ली लाया था। ये 2 स्तंभ लेख थे, 3 स्तंभ लेख नहीं थे। अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? तो भाब्रू शिलालेख में अशोक के जो है बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है। भाब्रू लघु शिलालेख, कलकत्ता बेराट अभिलेख, इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा त्रिसूत्रों, बुद्ध धर्म और संघ का उल्लेख और 7 महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की सूची मिलती है। इसमें संघ के भिक्षु भिक्षुणियों को आचरण संबंधी निर्देश दिए गए हैं तथा कहा गया है कि बुद्ध ने जो कुछ कहा है वह सुभाषित है। अशोक कहता है कि मैं धर्म की सुरक्षा के लिए बार बार इस प्रकार के लेख लिखवाता हूँ। अशोक की व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म में आस्था का सबसे प्रबल प्रमाण यही लेख माना जाता है। अशोक का सरेकुना अभिलेख स्थित है। जो अशोक का सरेकुना अभिलेख है वो कंधार में स्थित है। प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है, तो मास्की में अशोक के जो नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? 13वें शिलालेख में अशोक ने 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध तथा पश्चाताप का वर्णन है। धर्म विजय साधारण विजय से अधिक कल्याणकारी। देवनाम प्रिय को विश्वास है कि जो लोग गलती करते हैं उन्हें जहां तक संभव हो माफ कर देना चाहिए। 8वीं जातियों गाजीपुर तथा जबलपुर के मध्य जंगली जातियों को जो अपराध करती है क्षमा करने
का आश्वासन दिया गया तथा धर्म का अनुसरण न करने पर दंड देने की चेतावनी दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ सही कथन पूछा है कि निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो यहाँ 4 कथन दे रखे हैं। अशोक ने दक्षिण भारतीय अभिलेखों में ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग किया, तो यह कथन है जो गलत है। अशोक ने द्वितीय शिलालेख में धर्म की परिभाषा दी, तो यह बात भी असत्य है। अशोक ने धर्म की परिभाषा द्वितीय स्तंभ लेख में दी थी, तो यह बात है जो सत्य है। द्वितीय शिलालेख में नहीं, द्वितीय स्तंभ लेख में दी थी। अशोक ने उड़ीसा के शिलालेखों में ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग किया, तो यह बात भी असत्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के मानसेरा व शाहबाज गढ़ी पश्चिमोत्तर में प्राप्त वृद्ध शिलालेखों में ख्रिस्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। धर्म की परिभाषा अशोक के द्वितीय स्तंभ लेख तथा 7वें स्तंभ लेख में मिलती है। सन 1837 में खोज किए गए शासनों में से एक शासन जिसमें उनके लेखों का नाम सम्राट अशोक पियदसी मिलता है, तो यह मस्की शासन 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिमी भाग में अशोक के शिलालेख कौन सी भाषा में मिले हैं? तो ये ख्रोष्टी लिपि के मिले हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने गए हैं? पियदसी 2 नंबर ऑप्शन। अशोक मास्की, उद्गोलम, निठुर तथा गुजरा से प्राप्त लघु शिलालेख संख्या 1 में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। कनगहली से प्राप्त लेख में रान्यो राजा अशोक का नाम मिलता है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसके लिए 2 उपाधियां प्रयुक्त है। देव नाम प्रिय, देवताओं को प्रिय हो, प्रियदसी मांगलिक है, दर्शन जिसका। में किस शासक का उल्लेख प्रियदसी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो अशोक 2 नंबर ऑप्शन ने। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह कहाँ स्थित है? तो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख मिला है, कहाँ से मिला? तो ये कालसी से मिला है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये बात है जो अशोक के द्वारा कही गई थी। प्रस्तुत पंक्तियां मौर्य सम्राट अशोक के 12वें वृद्ध शिलालेख में उद्धृत है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वे हैं पहला और 10वां शिलालेख, पहला और 11वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख या फिर दूसरा और 14वां शिलालेख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा और 13वां शिलालेख। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो चोल, सत्यपुत्र व पांड्य का उल्लेख है। सातवाहनों का जो उल्लेख है वो अशोक के किसी भी अभिलेख में नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो स्तंभ अभिलेख संख्या 5 में जो है पशु बलि पर रोक लगाई गई है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं? तो धौली, जोगड़ और सन्नति से अशोक के जो प्रथम शिलालेख मिले हैं। तो ए, बे और से 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। धौली तथा जोगड़ के वृत्त शिलालेखों में अशोक के 11वें, 12वें तथा 13वें नंबर के लेख नहीं मिलते हैं। इनकी जगह पर 2 पृथक लेख मिलते हैं, इसलिए इन्हें 2 पृथक प्रस्तर अभिलेखों या 2 पृथक कलिंग अभिलेख कहा जाता है। वस्तुतः इनमें नवविजित कलिंग राज्य के प्रशासन चलाने के नियम उत्कीर्ण है। कांधार अफगानिस्तान से प्राप्त वृत्त शिलालेख पर सिर्फ 12 व 13वें लेख ही मिलते हैं। सोपारा महाराष्ट्र से प्राप्त वृत्त शिलालेख पर सिर्फ 8वें तथा 9वें लेख ही मिले हैं। सन्नति कर्नाटक से प्राप्त वृत्त शिलालेख पर 12वें तथा 13वें लेख ही मिले हैं। साथ ही उल्लेखनीय है कि इस पर 2 पृथक कलिंग अभिलेखों के भी कुछ अंश उत्कीर्ण हैं, जो पूर्व में धौली व जोगड़ से प्राप्त हुए थे, जो मध्य युगी चंद्रलाभा देवी मंदिर के एक ग्रेनाइट पट पर प्राप्त हुए हैं। यह अशोक का नवीनतम प्राप्त वृत्त शिलालेख है। दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किन स्थलों में 14 घोषणाओं वाले अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? तो ये एरागुडी आंध्र प्रदेश और सन्नति कर्नाटक से मिले हैं। तो ए और दे 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। वृत्त शिलालेख
दीर्घ या मुख्य शिलालेख। अशोक के कुल 14 वृत्त शिलालेखों का सिलसिलेवार समूह निम्न 10 स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो ये 10 स्थान कौन कौन से हैं? शाहबाज गढ़ी पेशावर पाकिस्तान, मानसेरा झारा पाकिस्तान, कांधार अफगानिस्तान, कालसी देहरादून राज्य उत्तराखंड, गिरनार जूनागढ़ गुजरात, सोपारा थाने महाराष्ट्र, धौलिया जो पुरी उड़ीसा से, जोगड़े जो गंजाम उड़ीसा से, एरागुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश से तथा सन्नती शिलालेख जो गुलबर्गा कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। निम्न अभिलेखों में कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है? तो 13वां शिलालेख है जो अशोक के धर्म विजय की जानकारी देता है। अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अन्यत्र प्राप्त संस्करणों में किन शिलालेखों को स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली और जोगड़ प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है? 10, 12, 13 या 14? 11 और 12 केवल 11 और 12 केवल 12 और 13 केवल 12, 13 और 14। तो इसमें जो आएगा वो 2 नंबर ऑप्शन में 11, 12 और 13। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 12 होगा। 11, 12 और 13 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। कुछ अपवादों को छोड़कर अशोक का उल्लेख उसके सभी अभिलेखों में देवनाम पिय व पियदसी के रूप में हुआ। वे अपवाद कौन से हैं? तो मास्की, गुर्जरा, नीतू व उदय गोलेम, इन चारों में जो देवनाम पीर व पियदसी का उल्लेख नहीं हुआ है। तो ए, बे, से और 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। अभिलेख किस अभिलेख में अशोक कलिंग युद्ध के रक्तपात की विभीषिका पर अपना पश्चाताप व्यक्त करता है? तो ये 13वें शिलालेख है। निम्नलिखित में से अपने किस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सभी लोग उसकी संतान हैं? पृथक कलिंग अभिलेख, ऑप्शन नंबर 3। पृथक कलिंग लेख, सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए यही लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी कामना करता हूँ। इस अभिलेख की घोषणा तिष्य नक्षत्र में 8वें दिन की गई। नगर प्रशासक लोगों को अकारण बंदी न बनाए न ही यातना दे। इस उद्देश्य के लिए प्रति 5वें वर्ष एक अधिकारी को दौरे पर भेजा जाएगा। उज्जैन तथा तक्षशिला में प्रति 3रे वर्ष, जो ये देखेगा कि इन आदेशों की सही अनुपालना हो। मौर्य अभिलेख में जिस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है वह है। तो मौर्य अभिलेखों में प्राकृत, अरेमिक और ग्रीक लिपि का उपयोग है, बल्कि देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरेमाइक लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा का भी प्रयोग हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किस जैन भिक्षु के शिष्य बने? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो भद्रबाहु के शिष्य बने। कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य किसके शासनकाल में फैला? तो कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय के संबंध में अशोक के अभिलेखों, जैन तथा संगम साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से अशोक के बहुसंख्यक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अपने अभिलेखों में स्वयं द्वारा दक्षिण भारत विजय का दावा नहीं करता, न ही उसके पिता बिंदुसार को इतिहास में महान विजेता के रूप में याद किया जाता है। अतः मैसूर, उत्तरी कर्नाटक तक का क्षेत्र निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ने ही विजित किया था। 14वीं शताब्दी के मैसूर से प्राप्त एक अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि शिकारपुर, उत्तरी मैसूर तालुकों की रक्षा मौर्यों के जिम्मे थी। जैन परंपरा में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा श्रवण बेलगोला कर्नाटक जाने तथा चंद्रगिरी पहाड़ी कर्नाटक पर तपस्या करने का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से उस जैन संत की पहचान कीजिए जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ श्रवण बेलगोला गया था। तो भद्रबाहु। किस जैन ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अंगीकृत कर लिया था? तो ये बात है जो ये परिशिष्ट पर्वण जैन ग्रंथ में मिलती है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण के अनुसार जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। प्रारंभ में चंद्रगुप्त ने अकाल से निपटने की भरपूर कोशिश की। सोहगोरा महास्थान लेखों से उसकी पुष्टि होती है। तत्पश्चात चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र के पक्ष में राज सिंहासन त्याग कर जैन संत भद्रबाहु व 12,000 समर्थकों के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक में तपस्या करने चला गया। इसी स्थान पर 298 ईसा पूर्व में उसने संलेखना विधि, अन्न जल त्याग कर मृत्यु को वर्ण करने वाला संस्कार से शरीर त्याग दिया। वृत्त कथा कोश, भद्रबाहु चरित, राजा बलि कथा,
वह मुनि वंशावृद्ध है। कन्नड़ रचना से भी इसकी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया। यह किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? तो भद्रबाहु चरित। वह कौन सा मौर्य राजा जिसने अपने राज मुकुट को त्याग कर जैन धर्म स्वीकार किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य 2 नंबर ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम महान मौर्य शासक संप्रति इनमें से किस धर्म के संरक्षक थे? तो संप्रति है जो जैन धर्म के संरक्षक थे। संप्रति को जैन धर्म का संरक्षक व अनुयायी कहा जाता है, जिसने हजारों जैन तीर्थंकर मंदिरों का निर्माण करवाया। इसे आचार्य सुहस्तिन ने जैन धर्म में दीक्षित किया। उसका शासन केंद्र उज्जैन था। मौर्यों ने सेल्यूकस निकेटर को किस शासक के शासनकाल में हराया? चंद्रगुप्त मौर्य। 4 नंबर ऑप्शन। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात 312 ईसा पूर्व में एंटियोकस का पुत्र सेल्यूकस निकेटर सीरिया का शासक बना। चूंकि भारत का पश्चिमोत्तर सीमांत पूर्व में सिकंदर के अधिकार में था तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां से विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंका, अतः अपने साम्राज्य के खोए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए 305 ईसा पूर्व सिंधु नदी पार कर भारत पर चढ़ाई की तथा सिंध प्रदेश तक आ पहुंचा। एक लंबे संघर्ष के पश्चात सेल्यूकस चंद्रगुप्त से पराजित हुआ तथा उसे 303 ईसा पूर्व में संधि करनी पड़ी। किसे कुमार और आर्यपुत्र का उपनाम दिया गया? शाही खानदान के राजकुमारों को। प्रांत या चक्र का गवर्नर राष्ट्रीय गवर्नर अथवा कुमार अथवा आर्यपुत्र कहलाता था। प्रांतीय गवर्नर प्राय राजकुल से संबंधित व्यक्ति होता था, किंतु कभी कभी योग्यता के आधार पर भी राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे। 5 चक्रों के अंतर्गत छोटे शासन केंद्र भी थे, जिनमें कुमार के अधीन महामात्य शासन करते थे, जैसे तौसली के अधीन समापा, पाटलिपुत्र के अधीन कौसंबी, सुवर्णगिरी के अधीन इसिला में महामात्य रहते थे। उज्जैनी के अधीन सौराष्ट्र एक पृथक प्रदेश था, जिसका शासन चंद्रगुप्त के समय पुष्य गुप्त वैश्य तथा अशोक के समय यवन तुपास्य के अधीन था। अशोक के समय तक्षशिला, तौसली तथा उज्जैन में कुमार नियुक्त किए गए। चौथे प्रशासनिक केंद्र सुवर्णगिरी में कुम्हार नहीं बल्कि आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी नियुक्त था। आर्यपुत्र शब्द युवराज का बोध करवाता है, जो सिंहासन का भावी उत्तराधिकारी हो। कुमार शब्द सामान्य राजकुमार का द्योतक है। अमित्रघात किस मौर्य राजा की उपाधि थी? तो यह बिंदुसार की उपाधि थी। विभिन्न स्रोतों में बिंदुसार के अलग अलग नाम मिलते हैं। वायु पुराण में उसका नाम भद्रसार तथा अन्य पुराणों में वारिसार मिलता है। 19वीं शताब्दी के कन्नड़ जैन ग्रंथ राजा बलि कथा में उसका नाम सिंहसेन मिलता है। चीनी ग्रंथ फायुएन चुलिन में उसका नाम बिंदुपाल मिलता है। यूनानी लेखक एथेनियस उसे अमित्रोकेडस तथा स्ट्रेबो अलित्रोकेडस कहते हैं, जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। संभवतः यह उसकी उपाधि थी जो उसे यूनानी लेखकों द्वारा प्राप्त हुई थी। पंतजलि के महाभाष्य में उसका नाम अमित्रघात प्राप्त होता है। अशोक के धर्म की किस बौद्ध सूत्र से बहुत अधिक समानता है? तो सिंगालोवाद सूत्र से जो अशोक के धर्म की बहुत अधिक समानता मानी गई है। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का उल्लेख न होने पर भी अशोक के धर्म में एक सुनिश्चित बौद्ध प्रभाव दिखाई देता है। अभिलेखों में धर्म के संबंध में जो बातें दी गई है वे पूर्ण रूप से बौद्ध ग्रंथों से ली गई है। ये बौद्ध ग्रंथ है दीर्घ निकाय तथा धम्मपद। दीर्घ निकाय के राहुलोवाद सूत्र तथा सिंगालवाद सूत्र, लखन सूत्र, चक्रवर्ती सिंहनाद सूत्र में नामक उपभाग धर्म से संबंधित है। इन ग्रंथों में वर्णित चक्रवर्ती धर्मराज के आदर्श से प्रेरित होकर ही अशोक ने धर्म विजय के आदर्श को अपनाया। राहुलोवाद सूत्र तथा सिंगालवाद सूत्र में धर्म की परिभाषा दी गई है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन है, दूसरा कथन ब है। अशोक के धर्म में समायोजन की भावना पर बल दिया गया, यह बात सत्य है। अशोक अपने धर्म पर बहुत बल देने तथा दूसरों के पंथ को तुच्छ समझने की कड़ी निंदा करता है, तो यह बात भी सही है। ए और ब दोनों सही है, और जब ब है ये ए की सही व्याख्या करता है, तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन है, अशोक एक बौद्ध था और उसके धर्म की अधिकतर विचारधारा बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसने अपने धर्म में दूसरे धर्मों के विचारधारा को समाहित नहीं किया, तो ये बात है जो असत्य है। तो यहाँ पर केवल एक कथन है जो सत्य है, परंतु ब है जो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर
हो जाएगा। अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म से प्रेरित है, किंतु दोनों को एक ही नहीं कहा जा सकता। वास्तव में अशोक के धम्म की परिकल्पना का दृष्टिकोण अत्यंत विस्तृत था। उसने जिस स्तर पर परस्पर समानता, सहिष्णुता तथा अहिंसा पर बल दिया और अपनी व्यक्तिगत आस्थाओं को एक सामाजिक कोड के रूप में रेखांकित किया, वह उस समय के धार्मिक संप्रदायों में दिखाई नहीं देती। उसकी धम्म विजय की परिकल्पना भी अत्यंत विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? तो पापों से भय, 4 नंबर ऑप्शन। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में दी गई है। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कि धम्म क्या है। इसका उत्तर वह दूसरे व 7वें स्तंभ लेखों में देता है। अल्प पाप, अपासेन, अत्यधिक कल्याण, बहुकयाने, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, शौचय, मृदुता, माधवे, साधुता, साध्वे ही धम्म है। यह 8 गुण धम्म के विधायक पक्ष है। अशोक अपने तृतीय स्तंभ लेख में धम्म के निषेधात्मक पक्ष को भी उजागर करता है। यह दुर्गुण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। उन्हें आसनिव पाप कहा गया। आसनिव संबंधी उसका विचार जैन धर्म से मेल खाता है। अशोक ने आत्मनिरीक्षण परीक्षा द्वारा आसनिवों को पहचानने तथा नष्ट करने की सम्मति दी है। उग्रता, चंडे, निष्ठुरता, निठुल्य, क्रोध, क्रोधे, गर्व, माने, ईर्ष्या, ईर्ष्या। धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है। प्राकृत भाषा में अशोक ने इन प्रधान शिला साधनों से कौन सा धम्म का विवरण तथा सारांश प्रस्तुत किया है? तो 12वें शिला शासन में धम्म का विवरण तथा सारांश प्रस्तुत किया है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता। तो ये तीनों ही शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान व धार्मिक सहनशीलता। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक 5 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक अपने दूसरे तथा 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अपासीन में बहुकयाने, दया दाने, सचे सोचे, माध्य साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। निम्नलिखित में से किसे मिस्र के शासक टोलेमी फिलाडेल्फस ने भारत भेजा था? तो डायोनिसिस, 3 नंबर ऑप्शन। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए। उनके नाम थे मेगस्थनीज, डाइमेकस और डायोनियस, 4 नंबर ऑप्शन। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक अपना राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। यह मेगस्थनीज के स्थान पर नियुक्त हुआ। पिलनी के अनुसार मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक एक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज में निम्नलिखित वर्गों की जानकारी देता है। दार्शनिक, कृषक और योद्धा, निरीक्षक। ए और स, ये 2 नंबर 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही है। मेगस्थनीज भारतीय समाज का वर्गीकरण सप्त वर्गीय समाज। दार्शनिक, यह जाति 2 श्रेणियों में विभक्त थी, ब्राह्मण, ब्राह्मण तथा सारामेन, गार्मनिज, शर्मन। दूसरा कृषक, संख्या की दृष्टि से यह समाज का सबसे बड़ा वर्ग था। अन्य राजकीय सेवाओं से मुक्त होने के कारण यह सारा समय खेती में लगाते थे। तीसरा पशुपालन व शिकारी। चौथा कारीगर, शिल्पी और व्यापारी। 5वां योद्धा और सैनिक। छठा निरीक्षक और गुप्तचर। 7वां सभासद, पार्षद या मंत्री। संख्या की दृष्टि से यह समाज का सबसे छोटा वर्ग था। निम्नलिखित में से किस जाति का उल्लेख मेगस्थनीज ने मौर्य राज्य के संबंध में नहीं किया? तो गायकों का उल्लेख नहीं किया। दार्शनिक, किसानों और सैनिकों का उल्लेख किया है। मेगस्थनीज ने क्षत्रियों को क्या कहा? तो क्षत्रियों को सैनिक कहा। मेगस्थनीज ने भारतीय जनता को 7 वर्गों में विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मेगस्थनीज की सूची में नहीं था? तो दास का उल्लेख नहीं किया। दार्शनिक, कृषक और सैनिकों का उल्लेख किया है। उत्तरापथ द्वारा 2 नगर जुड़े हैं। तो उत्तरापथ में तक्षशिला और पाटलिपुत्र जोड़े गए हैं। उत्तरापथ उत्तरी भारत का अंतर क्षेत्रीय व्यापार मार्ग था। यह उत्तर पश्चिम के पुष्कलावती से लेकर सिंधु गंगा मैदानों से होता हुआ बंगाल की खाड़ी स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक जाता है। यह प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे लंबा 1500 कोस व्यापारिक मार्ग था। इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। इस राजमार्ग पर चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, कन्नौज, कौशाम्बी, तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर स्थापित थे। यह नगर वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है। मेगस्थनीज ने इंडिका में सिंधु से
पाटलिपुत्र तक जाने वाले मार्ग का उल्लेख किया है। तो दोस्तों इस मौर्य साम्राज्य की आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। इसका बाकी बचा जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।